ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने नए गठबंधन सहयोगी की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो शिवसेना का समर्थन ले सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। उधर शिवसेना ने भी बीजेपी की पेशकश पर सकारात्मक रुख दिखाया है। तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी है, उसे स्पष्ट बहुमत मिला है। ताजा अपडेट दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अब नए साथियों की तलाश हो रही है और किस तरह के बयान वहां पर अभी फिलहाल नेताओं की तरफ से मिले। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा सरकार बनाने के लिए शिवसेना से बात करेगी बीजेपी, मुख्यमंत्री पद पर दावा बरकरार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे का इस्तीफा, ली हार की नैतिक जिम्मेदारी, कहा जनादेश का सम्मान। हरियाणा में बीजेपी स्पष्ट बहुमत की ओर, आईएनएलडी दूसरा सबसे बड़ा दल, हुड्डा ने स्वीकारी हार। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नारायण राणे और कृपाशंकर सिंह हारे तो हरियाणा में बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु और आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला को शिकस्त। शहरी क्षेत्रों में मतदान बढ़ने से चुनाव आयोग संतुष्ट, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने को बताया बड़ी सफलता। तो मतगणना अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और अगले कुछ ही घंटे में सभी नतीजे मिल जाएंगे। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी फिलहाल सबसे बड़े दल के रूप में उभरती दिख रही है। बीजेपी ने सरकार गठन के लिए शिवसेना से समर्थन लेने के संकेत भी दे दिए हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा दल बनने के करीब है। बीजेपी ने साफ किया है कि पार्टी एनसीपी से समर्थन लेकर सरकार नहीं बनाएगी। राज्य में कांग्रेस और एनसीपी को भारी नुकसान हुआ है। तो उधर हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने के करीब है। और महाराष्ट्र में जो ताजा इस वक्त रुझान है, बीजेपी 120 सीटें, कांग्रेस 44, एनसीपी 42, शिवसेना 60 और अन्य जिसमें छोटी पार्टियां भी शामिल हैं उनके खाते में 22 सीटें जाती दिख रही हैं। अभी महज 155 सीटों के नतीजे औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं। तो महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीर बन रही है, यानी कि बीजेपी को साफ तौर पर किसी के सहयोग की जरूरत जरूर पड़ रही है सरकार बनाने के लिए। और ऐसे में शिवसेना जिसके खाते में 60 सीटें जाती दिख रही हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है, संकेत भी दोनों तरफ से मिले हैं। एनसीपी को लेकर बीजेपी ने साफ किया है कि वो एनसीपी से कोई भी समर्थन नहीं लेगी। और हरियाणा में अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है और पहली बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। यहां पर पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आईएनएलडी यहां पर दूसरे बड़े दल के तौर पर उभरी है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। महज 15 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई दिख रही हैं, जहां पर बीजेपी 47 सीटें जीतती दिख रही है। आईएनएलडी 20 और अन्य पार्टियां जिनके खाते में 6 सीटें और छोटी पार्टियों को अगर कहें तो 2 सीटें उनके गठबंधन को मिल रही हैं। यानी कि हरियाणा एक लिहाज से चमत्कारिक नतीजे बीजेपी के लिए, जहां पर 47 सीटें मिल रही हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों में कोई भी दल सरकार बनाने के लिए जरूरी 144 सीटें हासिल नहीं कर सका है। सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए भी समर्थन की दरकार है और बीजेपी ने शिवसेना के साथ अब सहयोग लेने से इनकार नहीं किया, लेकिन यह साफ किया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। आज शाम को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी।
महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। बीजेपी 2009 के विधानसभा चुनाव में मिली 46 सीटों से इस बार काफी आगे निकल गई है, लेकिन 288 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 144 के जादुई आंकड़े से पार्टी दूर है। नतीजों से साफ है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन लेना पड़ेगा। आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ये तो हम पूरे रिजल्ट्स आने के बाद कहेंगे, पर आज इन ट्रेंड्स को देखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। तो अगर कुछ बन सकता है तो उस तरह का प्रपोजल अगर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के पास दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ रखते हैं, तो उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिए उसके ऊपर उद्धव जी जो भी सोच करेंगे। आज शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसमें शिवसेना से समर्थन लेने और मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होनी है। बीजेपी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री उनका ही होगा। शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभरी है। शिवसेना की दोपहर को उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों दलों के नेताओं की मुलाकात भी प्रस्तावित है। उधर इन चुनाव में 15 सालों से सत्तारूढ़ रहे कांग्रेस और एनसीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही दलों के कई दिग्गज चुनाव हारे हैं। कांग्रेस ने हार स्वीकार की है। मैं दक्षिण कन्नड़ के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस दक्षिण कन्नड़ में कांग्रेस का झंडा फहराया है। ये सिद्ध हो गया इस चुनाव के बाद कि जो हमने कहा था एनसीपी ने कि 50-50% अगर हम लड़े होते साथ में तो बेहतर होता। हम अवश्य इस चुनाव का विश्लेषण करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इन चुनावों में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पिछले चुनाव में मिली 13 सीटों से काफी नीचे आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो महाराष्ट्र में साफ तौर पर अब बीजेपी को जरूरत है एक सहयोगी की, यानी करीब 24 से 25 सीटें उसके पास कम है समर्थन के लिए, और इसीलिए शिवसेना से सीधे संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत अहम है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अलग अलग दलों को सीटें मिली हैं, यानी कि गठबंधन टूटने का नुकसान सबसे ज्यादा शायद कांग्रेस और एनसीपी को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इन्हीं राजनीतिक दलों की ओर से आज के नतीजों पर क्या प्रतिक्रिया है, ये सुनते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, इसलिए मैं मतदाताओं का बहुत बहुत आभार मानता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हरियाणा में पहली बार हमारी ताकत पर पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार हमारी सरकार आई है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने ताकत पर नंबर 1 की पार्टी बनाने का सौभाग्य मिला है। जहां एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत कायम की है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सम्मानजनक जीत है। मुझे लगता है कि इससे सम्मानजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में और कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है, ठीक है, लेकिन शिवसेना भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र की जनता ने कोई स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं दिया, लेकिन एक बात साफ कर दी है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी एनसीपी का जो एक रूलिंग 15 साल से महाराष्ट्र में था, उसको लोगों ने नकारा है। इस हार को हम स्वीकार करते हैं। हम लोग पिछले 15 वर्षों से सत्ता में वहां पर 3 बार लगातार जीते हैं, चौथी बार नहीं हारे। कोई बात नहीं, हम नए सिरे से तैयारी करेंगे, काम करेंगे और अगली बार फिर से आएंगे। जो रुझान चल रहा है उससे स्पष्ट है कि हमारे लिए जो है आशाजनक परिणाम नहीं है, और दोनों राज्यों हमारी सरकार थी, जो सरकार बनाने की स्थिति दोबारा नहीं आ रही है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी मजबूती तेजी से काम कर रहा है। उसकी वजह से हमें वहां पे दोबारा जनता ने मौका नहीं दे रही है। ये सिद्ध हो गया इस चुनाव के बाद कि जो हमने कहा था एनसीपी ने कि 50-50% अगर हम लड़े होते साथ में तो बेहतर होता। हम अवश्य इस चुनाव का विश्लेषण करके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है। कुछ देर पहले राज्यसभा टीवी संवाददाता राजकमल राव ने उनसे खास बातचीत की। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे हमारे साथ है। सर, क्या इस तरफ की रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किए थे जब चुनाव की प्रचार हो रहा था? क्या एंटी इनकम्बेंसी आपको इस तरह की इस नतीजे पे पहुंचाया?
देखिए, इससे बेहतर रिजल्ट आने की हमें उम्मीद थी, लेकिन हमारी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, इससे स्पष्ट है। लेकिन हमने जो भी 4 साल ये भी पृथ्वीराज जी चौहान थे और उसके पहले भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में किया है। बहुत सारे क्षेत्र में हम 1 नंबर पे रहे हैं। तो ये करने के बाद भी कुछ जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, जिस तरीके से माध्यम का उपयोग उन्होंने किया, तो उसका असर जरूर लोगों के ऊपर हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप एनसीपी के साथ चले जाते तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते? क्या ये सोच है अभी कांग्रेस में? देखिए, ये तो हमारी सोच भी है और कोशिश भी थी कि हम एक साथ जाए और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन एनसीपी की तरफ से उस तरीके से कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। हमने बार बार कहा है कि साथ में जाना चाहिए, लेकिन एनसीपी की तरफ से कुछ कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। अगर साथ में होते तो नतीजे कुछ और ही होते हैं। आखिरी सवाल सर, अब कांग्रेस की पार्टी की तरफ से किस तरह की आपकी प्रायोरिटीज होंगे स्टेट को लेकर के, क्योंकि लीडरशिप आप और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही कैंपेन के जिम्मेदार थे, तो किस तरह से देखा जाएगा पार्टी को अभी फ्यूचर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। मैंने जिम्मेदारी भी स्वीकार कर ली है। तो ये सभी के वैसे तो हमने सामूहिक जिम्मेदारी ही दे चुके थे इस चुनाव में, लेकिन एक नेतृत्व के नाते मेरी जिम्मेदारी जरूर बनती है और पूरा हम प्रयास करेंगे आगे चलकर जो भी जिम्मेदारी पक्षी नेतृत्व की तरफ से मिलती है तो उसकी आधार प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की जो विचारधारा है पूरे राज्य में भाईचारा बना के रखना है, या डेवलपमेंट की बात हो या गरीबों के हित में बात करने की बात हो, तो लगातार हमारी तरफ से हम करते रहेंगे, हमारी कोशिश जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। ये थे माणिकराव ठाकरे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। कह रहे थे कि इंट्रोस्पेक्ट जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए और आगे की कार्रवाई भी वो तय करेंगे। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। रुख करते हैं मुंबई का, जहां हमारी संवाददाता कृति जुड़ रही हैं। कृति, जिस तरीके से संख्या आई है इस वक्त, जो मैं कहूं रुझान और नतीजे हैं, साफ तौर पर एक सहयोगी चाहिए। एनसीपी को लेकर अभी साफ किया बीजेपी ने कि सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन शिवसेना के साथ किस तरह की बातचीत, वहां पर क्या चर्चाएं हैं और मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या नाम वहां पर सामने आ रहे हैं? जी देखिए, सुबह से यहाँ पर हर्षोल्लास का माहौल है, जोश है। अभी लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, लोग एक दूसरे पर गुलाल लगा रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी तो है, अभी तक के जो रुझान हम कह सकते हैं, नतीजे जो कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अलायंस पार्टनर की उसको जरूरत है। एनसीपी की, जैसा कि आपने कहा कि पहले ही मना हो चुका है, अब एक ऑप्शन बचा है शिवसेना। हम देख रहे हैं कि चुनाव के नतीजे के आने से 2-3 दिन पहले ही दोनों में कहीं ना कहीं एक संवाद जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, एक शांतिमय तरीके से, जहां पर शिवसेना ने भी एक ये संदेश दिया था कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और महाराष्ट्र में स्टेबिलिटी और पीस ज्यादा जरूरी है। तो जो डिस्कशन होना है अब ये होना है कि किस बेसिस पर शिवसेना से ये सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि रोटेशनल बेसिस पे अगर चीफ मिनिस्टर की, अगर आपको याद हो तो गठबंधन भी इसी बात पे टूटा था कि सीएम कौन बनेगा और कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। तो क्या रोटेशनल बेसिस पर सीएम बनने की शिवसेना और बीजेपी में बात हो सकती है? लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये शिवसेना को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मराठी मानुस की जो एक आइडियोलॉजी रही है वो कहीं ना कहीं उस पर चोट पड़ेगी। अब यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के आगे है अपना चीफ मिनिस्टर चुनना। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खड़से, पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, ये सारे ही नाम हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी ऑफिस में चर्चा जोरों शोरों पर है कि आखिर कौन सीएम पद का उम्मीदवार बनेगा जो शिवसेना और बाकी जो महायुति पार्टीज हैं उनको एक्सेप्टेबल होगा। तो सबको इंतजार है कि क्या डिसीजन होता है 11 अशोक रोड पर आज दिल्ली में। जी, प्रफुल्ल पटेल ने बयान दिया, अभी जानकारी मिल रही, उन्होंने कहा है कि एनसीपी बीजेपी को सरकार बनाने में बाहर से समर्थन देने को तैयार है। क्या इसको लेकर भी कुछ गहमागहमी है, कुछ बीजेपी के अंदर चर्चा हो रही है? देखिए, जो बीजेपी के इनसाइडर्स हैं उनका मानना है कि एनसीपी का सपोर्ट बीजेपी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह से पूरा इलेक्शन कैंपेन देखें, आरोप और प्रत्यारोपों का दौर देखें, तो हर बार बीजेपी ने एनसीपी को निशाना बनाया है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने एनसीपी को कहा है एक भ्रष्टाचारी पार्टी है। एकनाथ खड़से जो बहुत प्रबल दावेदार हैं सीएम बनने के, उन्होंने कहा है कि 116 स्कैम जो हुए हैं कांग्रेस और एनसीपी के रूल में, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनसाइडर्स वो चाहते हैं कि एनसीपी के साथ बात ना बने, क्योंकि अगर इसका आप दूसरा कैलकुलेशन पार्लियामेंट तक भी देखें तो शिवसेना के पास पार्लियामेंट में ज्यादा सीटें हैं और एनसीपी के पास कम सीटें हैं। तो इनसाइडर्स नहीं चाहते कि एनसीपी से बात हो, क्योंकि
लंबे अरसे से कृति, आप कहें कि इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाए, और चांसेस इसी बात के ज्यादा है कि शिवसेना के सपोर्ट के साथ वो सरकार बनाने को आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए आपका। रुख हरियाणा का, जहां पर इतिहास में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने के करीब पहुंच चुकी है। पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। रुझानों में आईएनएलडी को दूसरी पार्टी के तौर पर उभरी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें बीजेपी को 37, कांग्रेस को 11, आईएनएलडी को 16, हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2 और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिली है। 4 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। अखिलेश तुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचकुला से हरियाणा की और राजनीति पर बातचीत करने के लिए। अखिलेश, बीजेपी ने इतिहास जरूर रच दिया है हरियाणा में, लेकिन जो उससे बड़ी चुनौती क्या दिख रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर? कौन होगा, किस तरह की चर्चाएं? देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर आज शाम में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होनी है अशोक रोड पे दिल्ली में। उसमें तय होने की बात समझी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा को जिस तरह से स्पष्ट बहुमत मिला है, सबसे पहले हरियाणा की ही बात होगी और हरियाणा का ही निर्णय सबसे पहले लिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री, जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, कई नेता हैं, कैप्टन अभिमन्यु सिंह से लेकर राव वीरेंद्र सिंह से लेकर राव इंद्रजीत सिंह से लेकर, और अंत में एक नाम सुषमा स्वराज का भी चल रहा है कि अगर लोकल नेताओं पर सहमति नहीं बनी तो एक नाम सुषमा स्वराज भी आ सकती हैं, जो अभी विदेश मंत्री हैं। और आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने काफी जोर शोर से यहाँ प्रचार किया था और उन्होंने काफी जोर शोर से उस समय यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप भी किया है। तो एक ये 4-5 नाम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरह से बीजेपी को नन जाट वोटर्स का समर्थन बड़ी भारी संख्या में मिला है। इसलिए कयास यह भी लगाया जा रहा है कि नन जाट में से कोई एक नाम उभर कर सामने आएगा और उसमें आज शाम तक शायद इसका फैसला हो जाएगा। कविंद और अखिलेश, जिस तरीके से अब जो चुनाव आयोग के मुताबिक जानकारी मिल रही, बीजेपी को करीब 33% वोट मिले हैं और आईएनएलडी को करीब 24%, यानी कि 4 सीटों से सीधे जो एक मैं कहूं लंबी छलांग बीजेपी ने लगाई हरियाणा में। क्या बड़ी वजह इस वक्त दिख रही है ग्राउंड पर? देखिए, आईएनएलडी को पिछले चुनाव में भी 24% सीटें ही मिली थी, इसलिए आईएनएलडी जहां थी वहीं है। आईएनएलडी को यह भरोसा था कि हमको इसमें और ज्यादा सहानुभूति का फायदा मिलेगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जेल में है, लेकिन उनको सहानुभूति का जरा भी फायदा नहीं मिला, यहां तक कि उनकी सीटें घट गई। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने हरियाणा में एक सपना दिखाया, हरियाणा में लोगों को बताया कि जहां तक आप पहुंचे हैं वहां से आगे बढ़ना तभी संभव है जब केंद्र में और हरियाणा की सरकार एक जैसी हो। और खास करके जो युवाओं हैं, युवाओं में नरेंद्र मोदी को लेकर एक आकर्षण है, पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही आकर्षण बना हुआ है और इस आकर्षण ने जाट वोटों को भी ध्रुवीकरण होने से बचाया, जाट वोटों में भी विभाजन पैदा किया। और अंत में डेरा सच्चा सौदा जो एक यहाँ का एक धार्मिक संगठन है, उसने भी समर्थन करने की जब बीजेपी को घोषणा कर दी, तब एक तरह से आईएनएलडी के लोगों को भी महसूस हो गया कि अब उनका काम समाप्त हो चुका है। राज्य की यहाँ के जो विधानसभा चुनाव में उन्हें जो आशा थी वह आशा धूमिल होने वाली है। तो जब मैं चौटाला गांव में था, चौटाला गांव में गया था, तो वहां के लोगों से जब मिला तो खुद चौटाला के जो परिजन हैं उन्होंने भी यह बात स्वीकार की कि अब लगता है कि अब हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो यह देखिए कि विभाजन जाट वोटों का, नन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, यह 2 बड़े कारण रहे जिसके चलते बीजेपी को यह महत्वपूर्ण विजय हासिल हो रही है। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी बातचीत और अपडेट के लिए आपका। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा के विकास की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। प्रजातंत्र है, सबका होता है। मोदी जी ने अपने पार्टी का प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया, लेकिन जनादेश है। और जैसे पहले कांग्रेस को मिला, बीजेपी को मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और मैं उम्मीद करता हूं जो हरियाणा ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसको कम नहीं होने देगी। तो हरियाणा में विकास की रफ्तार कम नहीं होने देंगे, ये कहना है हुड्डा साहब का। फिलहाल ले रहे हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और पल पल का अपडेट और महाराष्ट्र में बदलते हुए समीकरणों के बीच मुख्यमंत्री और किस तरीके से वहां पर बदलाव हो रहा है उसको भी देखेंगे। उससे पहले दिखाते हैं कि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं सरकार को लेकर। आभार व्यक्त करता हूं। मैं इतना इस समय कह सकता हूं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बीजेपी का बनेगा और
बाकी सारी चीजें कौन साथ में होगा नहीं होगा इसका फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, हमसे विचार विमर्श करके करेगा। जिस तरीके से बयान दिया है शरद पवार जी ने भी एनसीपी ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखिए अभी ये बयान आया